एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी कंट्री, स्टेट या कम्युनिटी में जो कुछ हो रहा है वो रिप्रेजेंट करता है कि उस सोसाइटी, उस कल्चर, उस स्टेट का क्या एथिक्स है, क्या मोरल्स है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं। अगर हम पूरी सोसाइटी ही करप्ट होएगी, पूरी स्टेट ही करप्ट होएगी, उसके लोग ही करप्ट होएंगे, तो ऑब्वियसली सिस्टम भी करप्ट होएगा। तो अगर अथॉरिटेरियनिज्म, डिक्टेटरशिप राइज हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ उस डिक्टेटर की गलती है, उस आर्मी की गलती है कि उसने ऐसा कुछ किया, बल्कि ये रिप्रेजेंट करता है कि पूरे का पूरा सिस्टम ही करप्ट था, पूरे के पूरे सिस्टम ने इस राइज में हेल्प की है। अब ये कैसे? ये इसलिए, जैसे हम एग्जांपल है इंडिया जैसी कंट्री की, अगर इंडिया जैसी कंट्री में डिक्टेटरशिप आएगी, अथॉरिटेरियनिज्म आएगा, पावर अपनी स्टेट की बढ़ेगी, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पूरी की पूरी अपनी कंट्री के लोगों में ही प्रॉब्लम है। वो कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल, सरकार को इलेक्ट करने के लिए वोट कौन करता है? हम लोग करते हैं। तो अगर गलत सरकार इलेक्ट हो रही है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम सबकी। और सिर्फ वोट कर देना ही डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन करना नहीं होता। वोट कर दिया और 5 साल के लिए सरकार को करने दिया, ये नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब है कॉन्स्टेंटली पार्टिसिपेशन। ऑब्वियसली इंडिया जैसी कंट्री में हम डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, फिर भी जब भी कुछ स्टेट गलत करती है तो हमें आवाज़ उठाना है, हमें प्रोटेस्ट करना है, हमें अपनी बात रखनी है, और हमें नेक्स्ट टाइम अच्छे से एमपीज एमएलएस को चूज़ करना है, ये देख के कि कौन क्या, किसने प्रोमिस फुल किए, किसने गलत किया, किसने सही किया। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? हमारी। तो अगर स्टेट गलत चल रही है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्डली हम बोल देते हैं कि कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोर्ट देखेगी कि सिस्टम सही से चलना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीनों ऑर्गन्स बाइंडिंग है, तीनों ऑर्गन्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करना है। अब सिर्फ जुडिशरी के ऊपर लॉ बाइंडिंग नहीं है कि जुडिशरी लॉ को देख के अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव को भी लॉ के अकॉर्डिंग चलना है, लेजिस्लेटिव को भी चलना है। अगर वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं चल रहे तो ऑब्वियसली केस कोर्ट के पास जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट ही देखेगी। अगर कोर्ट ने नहीं देखा, कुछ नहीं किया, तो कुछ गलत हो ही नहीं रहा। अब फॉर एग्जाम्पल, कन्विक्शन रेट इंडिया में बहुत कम है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि क्राइम ही नहीं हो रहे। तो इसलिए अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कुछ गलत काम कर रहे हैं तो इसके लिए लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और लोगों को समझना होगा कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। सिर्फ कोर्ट के ऊपर ब्लेम डाल देने से कि कोर्ट कुछ नहीं कर रही, कोर्ट इसमें केस की सुनवाई नहीं कर रही, ये नहीं होता। सिर्फ ये बोल देना कि सरकार की गलती है, ये नहीं होता। हम लोगों की गलती है। अब बोल देते हैं हम कि मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, कि लोग वोट कैसे करेंगे, इन्फॉर्म सिटीजन कैसे बनेगी, क्योंकि मीडिया उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात, मीडिया इन्फ्लुएंस क्यों कर रहा है? क्योंकि लोग उस मीडिया को देख रहे हैं। और उस मीडिया को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि लोग इग्नोरेंट हैं, लोग एनलाइटेड नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है। तो इसलिए कि क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर किसी कंट्री को मीडिया इन्फ्लुएंस कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या है? उस कंट्री की नॉलेज कैपेसिटी बहुत कम है, उस कंट्री के लोगों की समझने की, सोचने की और इन्फॉर्म्ड सिटीजन होने की क्षमता ही बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या है? उस सोसाइटी की जो ब्रेन कैपेसिटी है, जो सोसाइटी की रैशनैलिटी है, वो बहुत वीक है। तो ऑब्वियसली इसी वजह से उस सोसाइटी के लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये फॉल्ट ऑब्वियसली सिस्टम का है, बट ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि हमारी सोसाइटी में ही फॉल्ट लाइन है, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है। कहीं भी कुछ गलत होता है हम बोल देते हैं कि ये पुलिस की गलती है। पुलिस को ऐसा करने के लिए किसने बनाया? अब देखो, जब भी कोई रूल ऑफ लॉ ब्रेक होता है, अगर वो हमारे फायदे के लिए होता है तो हम बोलते हैं अच्छा हुआ। अब किसी गैंगस्टर को मार दिया, किसी टेररिस्ट को बिना सोचे समझे मार दिया, बिना रूल ऑफ लॉ के मार दिया, तो हम बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ताली बजाते हैं, उनको फेलिसिटेट करते हैं। अब वो ही उनकी हिम्मत बढ़ जाती है सिस्टम की, कि सिस्टम ऐसा काम बाद में भी करता है जब उसके ऊपर बात आती है। तो वो हमें जब सही नहीं लगता हम बोलते हैं सिस्टम ने गलत काम कर दिया। बट उस सिस्टम के गलत काम करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन किसकी है? हमारी है, सोसाइटी की है। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की भी बनती है। सबसे बड़ी बात, अब इस सिस्टम्स में, सोसाइटीज़ में हम रिलीजन को घुसा देते हैं। अब रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है, क्योंकि रिलीजन एक स्पिरिचुअल बात है, एक अपने अंदर की बात है। तो इसके लिए हमें इसको पोलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर इसको पोलिटिसाइज करने दिया जा रहा है तो ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सबसे बड़ी बात, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में के आने से सोशल बबल बनना शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर दो हमारे स्टेट में मान ले दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक पावर में है, एक ऑपोजिशन में है, तो जो पावर में पार्टी है उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो उनकी सोशल मीडिया पे एक अलग ही प्रेजेंस होएगी, और जो अपोज कर रहे हैं उनकी अलग प्रेजेंस होएगी। दोनों आपस में अपने जिन सपोर्ट करने वाली बातों को शेयर करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करने वाली बातों को शेयर करते हैं। वो कभी भी दूसरे के पॉजिटिव पॉइंट्स को शेयर नहीं करेंगे, वो एक दूसरे के नेगेटिव पॉइंट्स दिखाएंगे और अपने पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाएंगे। अगर कोई भी एक सिस्टम को ज्वाइन कर लेगा तो उसको लगेगा कि क्या वो तो दूसरे बेवकूफ़ है, उनको दिख नहीं रहा कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, उनको लगेगा कि वो गलत है, क्योंकि उन दोनों के पास एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही। उनको सिर्फ दूसरों के नेगेटिव पॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं और खुद के पॉजिटिव पॉइंट्स ही दिखाए जा रहे हैं। खुद के नेगेटिव और दूसरों के पॉजिटिव पॉइंट्स उनको नहीं दिखाए जा रहे।
तो ये सोशल मीडिया बबल अगर बन रहा है तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, बट इसके लिए समझदारी किसको दिखानी पड़ेगी? लोगों को। अगर लोग समझदार नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी में कुछ फॉल्ट है, सोसाइटी गलत तरीके से चल रही है। अब इसी चीज़ों की वजह से ही अथॉरिटेरियनिज्म और डिक्टेटरशिप राइज होती है। तो इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी को ही लेनी पड़ेगी और सोसाइटी को ही इसके लिए कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अब इसकी एग्जांपल हमें कहाँ मिलती है कि ऐसा अब बोलते हैं ना कि दोज हू डोंट रीड हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट अगेन। तो अगर हिस्ट्री में ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास तो हम उसको नहीं पढ़ रहे, तो ये प्रॉब्लम भी किसकी है? ये इन लोगों की प्रॉब्लम है कि लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा, लोग इन्फॉर्म्ड नहीं है, लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी नहीं। अगर हिस्ट्री में देखें तो जो नाजी जर्मनी में हुआ था और वो क्यों हुआ था, वो ऐसे तो था ओवरनाइट आके किसी ने उस तख्ताबलत कर दिया और सब कुछ चेंज कर दिया। वो धीरे धीरे शिफ्ट हुआ था। अब इसके लिए हमें कैसे, मतलब इसके लिए एक हमें बुक देखनी पड़ेगी, एक बहुत अच्छी बुक है। बुक का नाम है वाई दे थॉट दे वर फ्री। ये बुक, इस बुक में इंटरव्यू रिकॉर्ड किए गए हैं सारे जर्मन्स के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था हिटलर के साथ वहाँ पे अट्रोसिटीज़ कमिट करने के लिए। जब उनका इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया कि आपने ये सब कुछ क्यों होने दिया, आपने कुछ आवाज़ क्यों नहीं उठाई, तो वो बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एकदम से हमें सिस्टम बदल गया और हमने आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ी। बोले सिस्टम एकदम से नहीं बदला, धीरे धीरे बदला। पहले थोड़ा सा कुछ हुआ, फिर हमने कुछ नहीं किया, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सोचा कोई चक्कर नहीं है, फिर उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ के हुआ, फिर और बढ़ के हुआ, और बढ़ के हुआ। तो धीरे धीरे सिस्टम चेंज होता है। डेमोक्रेसी को जब ऑटोक्रेसी में बदला जाता है, जब अथॉरिटेरियनिज्म में बदला जाता है, जब उसको डिक्टेटरशिप में बदला जाता है, वो ओवरनाइट नहीं बदलती। ओवरनाइट बहुत रेयर चांसेस से बदलती है कि जल्दी से आदमी आ जाए। उसकी जो ग्रेजुअल, अगर डेमोक्रेसी को कन्वर्ट किया जा रहा है उस सिस्टम में, तो वो ग्रेजुअली कन्वर्ट होता है, वो ओवरनाइट टर्न नहीं होता। तो इसकी एग्जांपल हमें जर्मनी से मिलती है। और सोशल मीडिया और जो लोगों की खुद की अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस और जो उनकी रैशनैलिटी की लैकिंग है, उससे क्या हो सकता है? इसकी एग्जांपल हमें मिलती है म्यांमार में। अब म्यांमार में रिसेंटली हम सुनते हैं कि रोहिंग्यास के अगेंस्ट बहुत सारी क्राइम कमिट किए जा रहे हैं। अब जबकि देखें म्यांमार में मेजर रीजन को फॉलो करने वाले कौन है? बुद्धिज़्म को। तो बुद्धिज़्म आपको लगता है कि वो वायलेंस का रिलीजन है? वो तो पीस का रिलीजन है ना। हम बोल देते हैं कि इस्लाम वायलेंस का रिलीजन है, बट किसी भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी रिलीजन की जो बेसिक फिलोसफी है वो वायलेंस की नहीं है। हिंदुज़्म में हम बोलते हैं हर किसी में भगवान है, अतिथि देवो भव, हर किसी की रिस्पेक्ट करो, हर किसी का आदर करो। अब बोला जाता है दूसरे रिलीजन्स में थाउ शैल नॉट किल एनीवन। आपको वो बोलते हैं कि आपने अगर किसी अपने एक नेबर को भी मार दिया तो उसका मतलब आपने पूरी की पूरी इंसानियत को ही मार दिया, किसी एक इंसान को भी आपको नहीं मारना। ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाने वाले रिलीजन्स में अगर उनके इन रिलीजन को यूज़ करते हो अगर वायलेंस हो रही है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की है कि लोगों ने अपने रिलीजन को छोड़ के रिलीजन के नाम पे कुछ अट्रोसिटीज़ कमिट करने की सोची। अब म्यांमार में ऐसा क्यों हुआ? म्यांमार में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे सोशल मीडिया बबल क्रिएट हुआ था। म्यांमार में क्या होता था, जनरली जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई तो हर फ़ोन में उन्होंने प्री इंस्टॉल कर दी फेसबुक। तो हर किसी के पास फेसबुक आनी शुरू होगी। जब फेसबुक आई, हर किसी ने ग्रुप्स ज्वाइन किए, लोगों को ज्वाइन किया, तो वहाँ पे बबल्स क्रिएट बनने शुरू हो गई। एक बबल हो गया जिन लोगों ने अट्रोसिटीज़ कमिट की है, एक बबल हो गया जिनके ऊपर की गई हैं। तो एक बबल में दिखाने लग गए कि कैसे दूसरे टाइप आपकी जो मिनॉरिटी है, जो रोहिंग्यास हैं, वो आपको कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वहाँ पे फियर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया लोगों में कि आपको सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वायलेंस शुरू हुई और वो बढ़ते बढ़ते इतनी ग्रूसम स्टेज ले लिया कि अब पूरा वर्ल्ड उसको कंडेम कर रहा है कि म्यांमार ने गलत किया। यही चीज़ मिडिल ईस्ट में हुई थी। मिडिल ईस्ट में ये स्टार्ट किस लिए हुआ था? क्योंकि अमेरिका जैसी कंट्रीज़ वहाँ पे आके एक्सप्लॉयटेशन के लिए कुछ भी वॉर स्टार्ट कर देती थी, कुछ भी अपने एक्शंस ले लेती थी, किसी भी गवर्नमेंट को टॉपल कर देती थी। तो इन चीज़ों को अपोज करने के लिए उस टाइम के पढ़े लिखे, ओसामा बिन लादेन ऐसा नहीं था कि अनपढ़ था, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। तो ऑब्वियसली उसने जो किया वो गलत था, बट उसके पास जस्टिफिकेशन थी। उसने सोचा कि ये मैं अपने देश को बचाने के लिए, अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने रिलीजन को बचाने के लिए फाइट कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से फाइट स्टार्ट होती है। वो धीरे धीरे उसने ग्रुप बनाया, ग्रुप बाद में बनते बनते इतने मतलब गंदे और घटिया ग्रुप बन गए कि उन्होंने इसके नाम पे लोगों को मारना और सब कुछ करना शुरू कर दिया। पहले वॉर अमेरिका अगेंस्ट थी, अमेरिका को छोड़ के उसने पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो एक जो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है सोसाइटी के डिस्ट्रक्शन का, वो प्रोसेस ऐसा नहीं है कि एकदम से आके सोसाइटी को चेंज कर दिया किसी ने। सोसाइटी को चेंज करने का प्रोसेस धीरे धीरे होता है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की ही है। ऑब्वियसली स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, बट ये रिप्रेजेंट यही चीज़ करती है अगर कुछ की भी डिस्ट्रक्शन हो रही है सोसाइटी की, कि उस सोसाइटी के मोरल बिलीफ और स्टैंडर्ड्स जो हैं
वो बहुत वीक थे और वो एक्सप्लॉयटेबल थी, तो उनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। अब इसको कोई रिलीजन के नाम पे एक्सप्लॉयट करता है, कोई फियर के नाम पे एक्सप्लॉयट करता है, कोई इसको मनी के नाम पे, कोई पावर के नाम पे। एक्सप्लॉयट करने के बहुत तरीके हैं, बट इसके लिए लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि हमें इन चीज़ों से इफेक्ट नहीं होना, हमें इन चीज़ों से बच के रहना है। दैट्स इट, थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।